पिछले वीडियो में हमने 1861, 1892 और 1858 तीन एक्ट के बारे में पढ़ा था। आगे उसे कंटिन्यू करते हैं और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसी को एक और दूसरे नाम से जाना जाता है, वो है मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि मार्ले जो है वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और मिंटो जो है वो उस टाइम का वायसराय था, भारत का वायसराय। ठीक है, इसलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार कभी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि मार्ले मिंटो सुधार का कौन सा सन है, तो ये याद रखेंगे 1909। अब ये एक्ट क्यों लाया जाता है, इसका थोड़ा बैकग्राउंड में ले जाता हूं मैं आपको। तो लॉर्ड कर्जन ने, आपको पता होगा कि बंगाल का विभाजन किया था उसने 1905 में। ठीक है, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन, ठीक है, बंगाल का विभाजन किया था। तो इससे क्या हुआ, भारतीय जनता जो है ब्रिटिश शासन से काफी असंतुष्ट थी, नाराज थी। ठीक है, और बाद में ब्रिटेन में 1906 के आसपास ब्रिटेन के जो शासन है वो उदार दर लिबरल पार्टी में उसके हाथ में चली जाती है शासन जो है, और जिसका ध्येय ही था, मतलब जिनकी जो आइडियोलॉजी थी वो थी स्वतंत्रता, लिबर्टी, स्वायत्तता, ये सब में अधिक विश्वास करता था। ठीक है, तो लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो, इन दोनों ने अपनी नियुक्ति के तुरंत बाद ही भारतीय प्रशासन में सुधार करने का निश्चय किया। ठीक है, यही एक एक्ट है दोस्तों। ठीक है, मार्ले और मिंटो। मार्ले भारत का राज्य सचिव है, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और मिंटो जो है उस टाइम का वायसराय था। ठीक है, इसके की फीचर्स देख लेते हैं, मेन मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है। ठीक है, तो पहली इसकी विशेषता जो है वो है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषदों का विस्तार किया गया, उसको एक्सटेंड किया गया। ठीक है, तो गवर्नर जनरल जो था, है ना, गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था उसमें उसके विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या जो है वो 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया। ठीक है, और प्रांतों में ये तो है अपना केंद्रीय, है ना, केंद्रीय विधान परिषद। ठीक है, और दूसरा है प्रांतीय विधान परिषद, है ना, अलग अलग प्रांत है, प्रांतीय विधान परिषद। ठीक है, तो इसमें कोई संख्या निश्चित नहीं की गई, सभी प्रांतों के लिए अलग अलग टाइप का संख्या निश्चित की गई थी। ठीक है, कोई एक फिक्स्ड वो नहीं था, जैसे इसमें 60 है तो उसमें हर एक में 60 रखें, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे सबके अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग सदस्यों की संख्या तय की गई थी, निश्चित की गई थी। जैसे कि बंबई, बंगाल, मद्रास के लिए 20 से 50 और संयुक्त प्रांत के लिए 50 से 60, तो ऐसे अलग अलग संख्या तय की गई थी। ठीक है, इस पॉइंट पे याद रखेंगे कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को एक्सटेंड किया गया था, आगे बढ़ाया, अधिक किया गया था। ठीक है, बढ़ाया गया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अपना कि विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने, प्रस्ताव पेश करने का अधिकार दिया। मतलब कि जो विधान परिषद में चर्चा का कार्य है, डिस्कशन है, उसे आगे उसका दायरा जो है वो बढ़ाया गया। जैसे अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प पारित करना, ये सारे जो कार्य हैं उसे एक्सटेंड किया गया। ठीक है, तो इस पॉइंट में लिख देता हूं कि बजट पर बहस, चर्चा कार्य बढ़ावा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इस कानून के माध्यम से, ठीक है, इस एक्ट के माध्यम से, कौन सा एक्ट, 1909 मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, इस एक्ट के माध्यम से पहली बार इसमें घोषणा किया गया कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद है और प्रांतीय गवर्नर है, उनके कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, और इसी आधार पर सत्येंद्र सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया और इसे विधि सदस्य यानी लॉ मेंबर बनाया गया था। ठीक है, ये हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी हैं। ठीक है, सत्येंद्र सिन्हा। ठीक है, तो इन्हें सबसे पहले विधि सदस्य, ठीक है, नियुक्त किया गया था। ठीक है, लॉ मेंबर बनाया गया था इसे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सांप्रदायिक निर्वाचन है, कम्युनल जो चुनाव है, ठीक है, इलेक्शन है, उसकी शुरुआत की गई। ठीक है, और कानून के द्वारा जो मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ठीक है, तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक है, और मुसलमानों का जो है पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ठीक है, तीसरा और चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट है कि सीमित और भेदभाव पर आधारित मताधिकार दिए गए, है ना, कुछ सीमित अधिकार दिए गए और भेदभावपूर्ण था, है ना, ये एक पॉइंट हो गया, पांचवा पॉइंट।
सीमित एवं भेदभावपूर्ण मताधिकार दिया गया था। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कौन है? जनक जो है लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को और इस एक्ट को बनाते समय लॉर्ड मार्ले ने कहा था, याद रखना, पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विष के बीज बो रहे हैं जिनकी फसल बड़ी कड़वी होगी। ठीक है, और इस एक्ट को बनाते समय लॉर्ड मार्ले ने कहा था, याद रखना, पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विष के बीज बो रहे हैं जिनकी फसल बहुत कड़वी होगी, बड़ी कड़वी होगी। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र बना रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? सांप्रदायिक, ठीक है, भावना आहत होगी और विभाजन की जो है सीमा रेखा आगे ही लकीर बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये अंग्रेजों की दूरदर्शिता थी, देखिए, और उस पैमाने पर इन्होंने इसकी शुरुआत की। ठीक है, नेक्स्ट एक्ट देखते हैं, वो है भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, नेक्स्ट एक्ट लिखता हूं मैं। नेक्स्ट एक्ट देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत शासन अधिनियम, और इसे ही मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, मॉन्टेग जो है ये भारत के राज्य सचिव थे। ठीक है, राज्य सचिव थे, और चेम्सफोर्ड जो है वो भारत के वायसराय थे। ठीक है, इस एक्ट को लाने के पीछे उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1909 लाया गया था, वो भारतीयों की मांगों को पूरा करने में असमर्थ रहा। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन है ना, और 1911 में बंगाल विभाजन का आदेश को सरकार ने रद्द कर दिया, जिससे भारतीय मुसलमान नाराज हो गए, है ना। और ब्रिटेन ने जो है 1914 में टर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी, है ना। 1914 में ब्रिटेन ने टर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी, तो उससे भी मुसलमान नाराज हो गए, है ना। और 1916 में जो है कांग्रेस और लीग में लखनऊ समझौता हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1916 में लखनऊ समझौता हो गया है ना, 1916 में, है ना। और एनी बेसेंट और गंगाधर तिलक ये दोनों मिलकर जो है होम रूल आंदोलन चला रहे हैं, है ना। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो मतभेद है वो भी कहीं ना कहीं दूर हो रहे थे, और लखनऊ समझौता हुआ था, है ना। तो इनका जो फुट डालो और शासन करो वाला जो नीति है वो काफी फेल हो रहा था, फ्लॉप हो रहा है ना। तो ऐसी परिस्थिति में ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत के सचिव को यानी मॉन्टेग को कहना पड़ा कि ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में आखिर में अंत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है, और भारत को शासन में अधिक भाग देना है। ठीक है, अधिक पार्टिसिपेट करें। ठीक है, और ये काम जो है धीरे धीरे हो सकता है। ठीक है, तो भारत के जो सचिव थे वो मॉन्टेग और भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट बनाते हैं, और यही जो है 1919 का अधिनियम बनकर ब्रिटेन की सरकार जो है इसे पारित करती है। ठीक है, इसके फीचर्स अब देखेंगे कि कौन कौन से फीचर्स हैं। पहला फीचर है इसका शक्ति विभाजन। ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया। ठीक है, शक्ति किसके किसकी बचेगा? केंद्र और प्रांत के बीच। ठीक है, जो संपूर्ण भारत है ना, उस टाइम का जो ब्रिटिश अधीन था, उससे रिलेटेड जो भी है वो केंद्रीय जो वायसराय है उन लोग जो भी नियम कानून बनाएंगे, और प्रांतों से संबंधित जो भी उसके हित है प्रांत के, उससे रिलेटेड है वो प्रांत बनाएंगे कानून, है ना। जैसे चिकित्सा है, सिंचाई है, राजस्व है, कृषि है, जंगल है, ये सारे विषय जो है प्रांतीय क्षेत्र के अंदर रखे गए। ठीक है, तो शक्तियों को विभाजन किया गया। दूसरा पॉइंट है कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर, है ना, केंद्रीय राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया। यही तो कर रहे हैं, शक्ति के विभाजन कर रहे हैं। तो केंद्र अपनी शक्तियों को प्रांत को दे दे रहा है, मतलब केंद्र पर बोझ कम पड़ गया, है ना। ठीक है, और जो है प्रांतों को भी अपनी सूची पर कानून बनाने का, विधान बनाने का अधिकार दिया गया, है ना। लेकिन सरकार का ढांचा जो है वो एकात्मक ही रहेगा। ठीक है, दूसरा जो है प्रांतों का विषय जो है वो भी दो भागों में विभक्त है ना, एक है रिजर्व और एक था हस्तांतरित। ठीक है, आरक्षित और हस्तांतरित, है ना। इस तरीके से दोहरा शासन, है ना, डायरकी, द्वैत शासन की शुरुआत की जा रही है। नेक्स्ट फीचर है कि इस एक्ट के माध्यम से देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था शुरू की गई है। द्विसदनीय व्यवस्था आप जानते हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा हमारे, है ना, उसी टाइप का, है ना। और
ये पॉइंट हो गया ना, द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर, है ना, इस एक्ट के माध्यम से सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन सिद्धांत को विस्तारित किया गया, है ना। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि लोक सेवा का गठन किया गया और 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो पहली बार जो है केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे केंद्रीय बजट को, ठीक है, राज्यों के बजट से, ठीक है, प्रांतों के बजट से अलग कर दिया गया, है ना, राज्य या प्रांतों के बजट से अलग किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया जो 10 वर्ष बाद इसकी रिपोर्ट की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ठीक है, और यही आयोग जो है, जो रिपोर्ट वैधानिक आयोग है, यही साइमन कमीशन है जो 10 साल बाद यानी 1927 में, है ना, 1900 उसको 1930 में आना था, लेकिन वो 3 साल पहले ही आ जाता है, 1927 में आ जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे साइमन कमीशन या साइमन आयोग। ठीक है, साइमन आयोग, ठीक है, या साइमन कमीशन। ठीक है, ये क्यों आता है तो 1919 के अधिनियम का जो रिपोर्ट है ना, क्या उसका रिजल्ट निकला, इस एक्ट बना दिए, इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका जायजा लेने के लिए साइमन कमीशन बनाया जाता है। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार जो है इसे बनाती है, तो ये इसको आना था 10 साल बाद। ठीक है, 10 साल बाद यानी 1929 में आना था, लेकिन ये 2 साल पहले ही आ जाता है। साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत के वायसराय कौन थे, इसकी नियुक्ति 1927 में की गई, है ना, और इस टाइम भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन जो है भारत के वायसराय थे। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता में, है ना, साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय कमीशन का गठन किया गया। ठीक है, और ये भारत आने वाला था, और जैसे ये जब भारत आया 1928 में, तब इसका पुरजोर विरोध किया गया। ठीक है, भारतीयों ने इसे अपमान समझा, और क्योंकि भारतीय के अंदर असंतोष था, और साथ ही वो भारतीय अपने संविधान खुद बनाना चाहते थे। ठीक है, अपना संविधान खुद बनाना चाहते थे, और जब खुद अंग्रेज आकर हमारा संविधान बनाएंगे तो इसे भारतीय अपना अपमान ही समझेंगे ना, तो इसे राष्ट्रीय अपमान समझा, और हिंदू सभा, मुस्लिम लीग, कांग्रेस सभी ने मिलकर इसका बहिष्कार किया, विरोध किया। ठीक है, और सभी ने काले झंडे दिखाए, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक ऐसा करके नारे दिखाए, और लाहौर में जो है लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कमीशन का विरोध करने के लिए विशाल जुलूस का आयोजन किया गया, और पुलिस द्वारा उन पर लाठी डंडे से भीषण वर्षा की गई। ठीक है, और इतना मारा कि उसे पीट कर उसकी हत्या हो गई। यह है लाला लाजपत राय। ठीक है, लाजपत राय। ठीक है, भीड़ द्वारा इसकी हत्या कर दी गई, और उस टाइम इन्होंने कहा था, मेरे ऊपर किया गया लाठी का प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कफन की कील साबित होगा। ठीक है, ये लाला लाजपत राय ने उस टाइम कहा था। ठीक है, और साइमन कमीशन का कुछ रिकमेंडेशन था, इनके संस्तुति थी, तो उसने इन्होंने क्या क्या बात कही ये देखेंगे। तो पहले इन्होंने कहा कि आप द्वैत शासन को बनाए रखिए। ठीक है, द्वैत शासन व्यवस्था को बनाए रखना है ना, बनाए रखिए बोला, और जो राज्यों में सरकारों का विस्तार है ना, ब्रिटिश भारत में जो संघ की स्थापना है, सांप्रदायिक निर्वाचन है, ये सबको जो है बनाए रखना है, ऐसा कर कुछ रिकमेंडेशन दिया इन्होंने, यही साइमन कमीशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, इसके बाद जो है सांप्रदायिक रिवार्ड, कम्युनल रिवॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना कम्युनल रिवॉर्ड। ठीक है, सांप्रदायिक अवार्ड, ठीक है, या रिवॉर्ड। ठीक है, तो इसके ये जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है रेंजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए एक योजना की घोषणा की, और यही जो है सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से या कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है न सिर्फ मुसलमानों, सिख, ईसाई, यूरोपीय, आंग्ल भारतीयों के अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई, बल्कि इसका विस्तार जो है वो दलितों के लिए भी कर दिया गया। ठीक है, महाराष्ट्र ये सब जो एरिया है, उस टाइम बैकवर्ड जो क्लास थे, दलित थे, उन तक भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। ठीक है, और जिसके कारण जो है गांधी जी को काफी आहत हुए, और उन्होंने इसमें अवार्ड में संशोधन के लिए पूना के
यरवदा जेल में, ठीक है, अनशन प्रारंभ किया है ना। और जिसके कारण जो है फिर कांग्रेस के नेता और दलित के नेता के बीच एक समझौता हुआ, और यही जो है पूना समझौता हुआ है ना, पूना समझौता। ठीक है, किस किसके बीच होता है? गांधी जी और दलित नेता के बीच। ठीक है, ठीक है। कम्युनल लॉ को कौन शुरू किया है? रैमजे मैकडोनाल्ड ने, मैकडोनाल्ड। ठीक है। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, तो जब भारत के लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, बहिष्कार कर रहे थे, तो उस टाइम भारत के जो सचिव थे बर्किन हेड, ठीक है, ये बर्किन हेड, ठीक है, इन्होंने भारतीयों को ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दी जिससे सभी भारतीय सहमत हों। ठीक है, और भारतीय नेताओं ने ब्रिटिश शासन की चुनौती को स्वीकार करते हुए इसे बनाने का निश्चय किया। ठीक है, और ये जो है 1928 की बात है, और मोतीलाल की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया। ठीक है, यही नेहरू रिपोर्ट है। ठीक है, और इसमें कुछ बातें की गई जैसे कि शीघ्र से शीघ्र औपनिवेशिक शासन, जो औपनिवेशिक स्वशासन है उसे प्रदान कर दिया जाए, और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, और केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन है वो प्रस्तुत किया गया, और अवशिष्ट अधिकार जो है मतलब किसी भी विषय पर जो है जो राज्य के अंदर मतलब प्रांतों के अधीन नहीं आते हो, उन विषयों पर जो है केंद्र सरकार जो है अपना कानून बना सकती है, इसे अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है यही नेहरू रिपोर्ट है ना। संविधान का खाका तैयार करने के लिए चैलेंज किया किसने? बर्किन हेड ने, जो कि इंग्लैंड में मतलब भारत का राज्य सचिव थे, है ना, और इसको अध्यक्षता में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 है ना, सबसे बड़ा और विस्तृत अब तक अधिनियम जितना भी पास किए गए। 321 धाराएं थी इसमें और 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, इसके फीचर्स देखेंगे कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। तो पहला है शक्तियों को विभाजन किया गया है ना, 3 सूचियों में कार्यों को बांटा गया, केंद्र सूची और राज्य सूची या प्रांतीय सूची कह ले, और एक है संवर्ती सूची। ठीक है, तो केंद्रीय सूची में 59 विषय थे, 59 विषय थे, है ना, और प्रांतीय विषय में 54 विषय थे। ठीक है, और संवर्ती सूची में यानी दोनों इस विषय में कानून बना सकते थे, इस सूची में 36 विषय थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, है ना, वो वायसराय को दी गई। अवशिष्ट शक्तियां मतलब क्या होते हैं? जैसे कि केंद्रीय जो है ना, केंद्र को ज्यादा पावर दिया गया है, कोई ऐसा विषय जो राज्य की सूची में नहीं आ रहा हो, तब उस विषय पर वायसराय अपना कानून बना सकता था। ठीक है, द्वैत शासन को समाप्त किया गया। ठीक है, प्रांतों में जो है वो द्वैत शासन का समाप्त किया गया, प्रांतों में ना, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त किया गया, और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। प्रांतों में समाप्त कर रहे हैं और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत, है ना, इसकी शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, किसमें? केंद्र में। ठीक है, और प्रांतों में इसका खात्मा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि 11 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। ठीक है, और ये कौन कौन से प्रांत है? बंगाल है, मुंबई है, मद्रास है, बिहार है, संयुक्त प्रांत है, असम है। इसमें जो है द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा, है ना, ये सबकी व्यवस्था की गई है। ठीक है, बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, इसमें जो है द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई है ना। और भारत परिषद जो है, काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसे 1858 के एक्ट में जिसे बनाया गया था, इसे समाप्त किया गया। ठीक है, और 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, है ना, एक न्यायालय बनाया गया, ऐसा करके न्यायालय। ठीक है, रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, है ना, मुद्रा और साख के लिए, और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। ठीक है, एक पॉइंट ये भी है कि केंद्र में संघीय लोक सेवा की स्थापना तो की ही गई, लेकिन साथ ही साथ प्रांतों में भी प्रांतीय सेवा आयोग का गठन किया गया, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग का भी स्थापना किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम पढ़ेंगे कि संघ में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, साथ ही साथ प्रांत में प्रांतीय सेवा आयोग का गठन किया गया, और 2 या 2 से राज्यों के 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, संघीय लोक सेवा आयोग। ठीक है, संघ में, प्रांत में
प्रांतीय लोक सेवा, है ना, और संयुक्त राज्य के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, इतना क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, ये 1935 का एक था, इसके बाद हम पढ़ेंगे अगस्त प्रस्ताव। तो ब्रिटिश जो शासन है वो, कांग्रेस ने इससे पहले अगस्त प्रस्ताव, पहले जुलाई प्रस्ताव लाया था। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको अस्वीकार कर देती है। ठीक है, तो इसी कारण जो है अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, और इस वैधानिक जो गतिरोध है, संवैधानिक गतिरोध है, किस तक किसे दी जाए, कैसे ट्रांसफर किया जाए, किन लोगों को दिया जाए, इसी को सुलझाने के लिए ये प्रस्ताव लाया जा रहा है। ठीक है, और इसे ही अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 1940। ठीक है, तो इस प्रस्ताव को क्यों लाया गया? वही वैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए। ठीक है, सत्ता हस्तांतरण के लिए। ठीक है, तो संवैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए। ठीक है, सन याद रखेंगे, 1940 में लाया गया था। तो अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में, है ना। अब वो तो वैधानिक गतिरोध जो है उसको दूर नहीं कर सका, तो उसके बाद फिर क्रिप्स मिशन आता है। ठीक है, क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आता है। ठीक है, क्या करने आता है? वही वैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए। ठीक है, और है ना, क्रिप्स के साथ जो है क्रिप्स 1942 में आते हैं, है ना। उसका फिर है वेवेल योजना और शिमला समझौता। शिमला समझौता 1945 में हुआ। ठीक है, तो शिमला समझौता क्या है कि शिमला में मुस्लिम लीग, कांग्रेस, केंद्रीय विधानसभा के यूरोपीय दल और अन्य जो व्यक्तियों ने भाग लिया, और कांग्रेस की ओर से मौलाना आजाद ने भाग लिया। कुल 22 सदस्य थे। ठीक है, शिमला समझौता में कुल 22 सदस्यों ने भाग लिया, लेकिन सांप्रदायिक मतभेद के कारण कोई रिजल्ट इस बैठक का नहीं निकल पाया। ठीक है, ये सम्मेलन असफल रह गया, और जिन्ना जो है इसके दोषी लीग, वो जिद पर अड़े रहे, है ना। तो ये भी जो है शिमला समझौता जो है असफल हो गया। अब है माउंटबेटन योजना। ठीक है, माउंटबेटन से पहले लेकिन एक और योजना आती है, वो होती है कैबिनेट मिशन योजना 1946 की। ठीक है, ये भी वही सॉल्व करने के लिए आते हैं। इसमें 3 लोग आते हैं, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और क्रिप्स एबी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग आते हैं ये राजनीतिक गतिरोध को सुलझाने के लिए, लेकिन सॉल्व नहीं होता है। उसके फिर माउंटबेटन योजना 1947। ठीक है, तो माउंटबेटन जो है वो 1947 में भारत वायसराय का पद जो है संभालते हैं। ठीक है, और वर्तमान परिस्थितियों को स्वीकारते हुए वो इस समस्या का एकमात्र हल जो है वो पाकिस्तान की स्थापना को स्वीकार कर लेना। ठीक है, और कांग्रेस भी जो है, भारतीय कांग्रेस, वो इस परिस्थिति को स्वीकार कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है कि चलो ठीक है भाई, तुम भी जाओ, हम भी जाओ, है ना। और इसी योजना को हम क्या कहेंगे? माउंटबेटन योजना कहेंगे। ठीक है, और इसमें क्या क्या बातें कही गई माउंटबेटन योजना में, ये सारी बातें जो है देखते हैं। ठीक है, तो माउंटबेटन पहली बात ये स्वीकार किया गया कि ब्रिटिश सरकार की इच्छा है कि वह भारत शासन को शीघ्र ऐसी सरकार को सौंप दे जिसका निर्माण जनता की इच्छा अनुसार हो, और सरकार सत्ता हस्तांतरण को दे देगी, 1947 में ही दे देगी। ठीक है, और पाकिस्तान की जो मांग है उसको भी स्वीकार कर लिया गया, और लेकिन जो है बंगाल है, पंजाब है और असम को पाकिस्तान में शामिल नहीं होने देंगे। ठीक है, ये बात कही गई। ठीक है, और जिन जिलों में जो है मुस्लिमों का प्रतिनिधि बहुमत है, तो वहां ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, तो ब्रिटिश की संसद में इतिहास में शायद ही ऐसा कोई विधेयक रहा हो, कोई कानून रहा हो जो इतने कम समय में बहुत ही कम विवादों से पास हो गया हो। ठीक है, और इस अधिनियम में जो है 20 धारा थी। ठीक है, 20 धाराएं थी, और इसके में क्या क्या है? 2 गणराज्य, है ना, इंडिया और पाकिस्तान, और संविधान सभा को सत्ता सौंप दी जाएगी, है ना, दोनों की। और प्रांतीय विधानमंडल जो है, जब तक नवीन विधान के अनुसार प्रांत में निर्वाचन नहीं होंगे उस समय तक जो है प्रांतों में इस समय के जो विधानमंडल है वही कार्य करते रहेंगे। और भारत के जो प्रधानमंत्री, भारत के जो मंत्री हैं, यानी राज्य मंत्री जो है, सेक्रेटरी जो है, राज्य मंत्री जो है, उसे समाप्त कर दिया गया, है ना। और 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा जो है वो नया संविधान तैयार जब तक नहीं किया जाता है तब तक जो है इसी अधिनियम के द्वारा 1935 के द्वारा ही देश में शासन व्यवस्था चलेगी। ठीक है, और देशी रियासतों पर सर्वोपरि का अंत, है ना।
तो ब्रिटिश सुपरमेसी जो था ब्रिटिश रियासतों पर, उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इस तरीके से देश हमारा जो है वो आजाद हो गया। ठीक है,